हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, अर्नेस्ट मायर के बारे में। बायोलॉजी आपकी स्टार्ट हो गई है। क्लास 11th के लिए सीबीएसई का 100% एनसीईआरटी रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को लेके बैठिए और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही हमको पढ़नी है और एनसीईआरटी को फुल एक्सप्लेन करके अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे ताकि हमको समझ में अच्छे से आए। एनसीईआरटी में कोई भी जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हल्का फुल्का नोट्स बना लिया जाए, आपको पॉइंट्स लिख लिए जाएँ, तो आप सीधे सीधे अपनी बुक में ही या एक पतली सी कॉपी में लिख सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा थक्का बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि बार बार फिर वही लिखिए, फिर वही जमा करिए, फिर याद करिए, फिर वो करिए। सारे पॉइंट्स किताब में ही हैं और सारी चीज़ें आपको किताब से ही मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। तो हम लोगों ने द लिविंग वर्ड, हमारा जो पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ड, हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें अर्नेस्ट मायर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अर्नेस्ट मायर के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा, और जिन्होंने रिवाइज ना किया हो वो प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने न किया हो अब वो कर लें। रेड कलर से सब्सक्राइब नीचे लिखा है, उसको आप दबाएंगे तो सीधे आपके पास क्या है, एक बेल आती है और बेल दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं और फिर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दबा दीजिए तो क्या होगा, वो नोटिफाई हो जाएगा। आपको नोटिफिकेशंस हमारी मिलती रहेगी कि अब वीडियो अपलोड हो चुकी है और सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना द लिविंग वर्ड। और द लिविंग वर्ड में सबसे पहले थोड़ा सा अर्नेस्ट मायर के बारे में फिर से देख लेते हैं। अर्नेस्ट मायर के बारे में आपको पता है कि ये 1904 से सन 2004 तक, मतलब वो 1904 में पैदा हुए और 2004 में ख़त्म हो गए। उनका कैरियर कितने साल का था, 80 साल का, मतलब 80 साल तक उन्होंने काम किया था। 80 साल तक उन्होंने काम किया था। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं उनके बर्थ प्लेस के बारे में। उनका जन्म स्थान क्या है, हमको पता है कि केम्पटन में। केम्पटन कहाँ, जर्मनी में, मतलब केम्पटन शहर में, जर्मनी देश में हुआ था। 1904 में हुआ था। इन्होंने 1953 में क्या है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किस डिपार्टमेंट को, तो आप थोड़ा याद रखिएगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आर्ट डिपार्टमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया था और धीरे धीरे ये साइंस की तरफ चले गए थे। 1953 में 80 साल का इनका कैरियर था। और एक इनके बारे में बहुत ही अच्छा है कि इनको क्या कहा जाता है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसके बारे में कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा अर्नेस्ट मायर के बारे में कहा जाता है। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मायर। जब से जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जब से साइंस की बात होने लगी है ना, तब से लेकर के आज तक अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसमें हैं, टॉप 100 साइंटिस्ट में आते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ना, उनमें से ये टॉप 100 में आते हैं और इनको कहा जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सेंचुरी के ये डार्विन थे। और डार्विन को तो सभी जानते हैं ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। पिछली लेक्चर में थोड़ा फ्रांस का वगैरह बोल दिए थे। और इनको क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर
अगासीज ऑफ जूलॉजी एमरिटस। आपको ये स्टेटमेंट्स, दो के दोनों स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी और अलेक्जेंडर अगासिस ऑफ जूलॉजी एमरिटस, या अलेक्जेंडर अगासिस ना प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस, किसके बारे में कहा गया है? डार्विन के बारे में ही कहा गया है। क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए पिछली क्लास में हो गया है, ऐसा इसलिए कहा गया कि इन्होंने अपने, हम ये हटा दे रहे हैं, जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा। चलिए, आपको पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख भी चुके होंगे, तो थोड़ा सा इसको हटा। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस किस पे काम किया? बहुत ही ज़्यादा काम इन्होंने किया है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास डार्विन ने टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स ना, फिलॉसफी ऑफ साइंस, इवोल्यूशनरी साइंस, इन सब है, और निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी पे ये सब काम किया है। तो इन्होंने, इनको अलेक्जेंडर कहा गया कि जो हरफनमौला टाइप के हैं, हर जगह जो है हर चीज़ों में उन्होंने सबसे पहले ऑर्निथोलॉजी पे, आपसे पूछा जाएगा कि अर्नेस्ट मायर ने किस चीज़ पे काम किया है, उनका शोध किस किस चीज़ पे था, तो आपको याद होना चाहिए। ऑर्निथोलॉजी पे था, टैक्सोनॉमी पे था, टैक्सोनॉमी ना, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, जूजियोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स, जूजियोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स पे उन्होंने काम किया था। किस पे? ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी ना, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, जूजियोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स, इन सब चीज़ों पे इन्होंने काम किया था। और ये क्या थे? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। देखिए आपके पहले पेज में कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आपके पहले ही पेज में कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ये कहा जाते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और पिछली लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इनमें ये भी पूछा गया था कि ये क्या हैं, जूलॉजिस्ट हैं कि बॉटनिस्ट हैं कि बायोलॉजिस्ट हैं। तो आपने क्या बताया था कि ये बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कौन से? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। कौन से बायोलॉजिस्ट? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो हम लोग एनसीईआरटी ही लेके चलेंगे। और आपको देखिए हम बता चुके हैं कि आप भी अपने साथ एनसीईआरटी जरूर रखिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स हम आपको बताएंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे, और सब कुछ एनसीईआरटी में ही। अब विश्वास मानिए कि 90 से 95% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, और कभी कभी तो 100। और बचे कुचे अचार और मिर्चे की तरह, जैसे पूरा खाना खाते हैं फिर उसमें बचा कुचा थोड़ा बहुत अचार का काम हो जाता है। तो देखिए इन्होंने 80 साल तक अपना करियर किया, जिसमें ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन पे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे ही, सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो इन सब पे इन्होंने काम किया है। इनको एक चीज़ और देखना है हम लोगों को इनके बारे में, कि इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मतलब ये अवार्डेड हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से। बायोलॉजी की जो 3 टॉप ताज वाले प्राइज हैं, पुरस्कार हैं, ये उनको दिए गए हैं। आप याद रखिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, बार बार जितना करेंगे उतना फायदा रहेगा। और मिथोलॉजी पे इन्होंने काम किया है, इवोल्यूशन पे काम किया है, टैक्सोनॉमी पे किया, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ
बायोलॉजी पे काम किया है, जो जियोलॉजी पे या जो जियोग्राफी पे सिस्टमैटिक्स एंड ये कौन थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। आपसे पूछा जाएगा कि अर्नेस्ट मायर वाज क्या फिजिक्स थे, फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट थे ना, बायोलॉजिस्ट थे या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, तब आपको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वाला ऑप्शन करना है। आइए देखते हैं अर्नेस्ट मायर के बारे में एक चीज और है कि ये किस चीज से अवार्डेड है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उस प्राइज का हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहले इनको दिया गया था, याद रखिएगा, बाल्जन प्राइज। बाल्जन प्राइज का ईयर भी याद रखना है 1983। आपको एनसीईआरटी में जो ईयर दिए हैं वो पक्का याद होने चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए दिए ही गए हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। जो नहीं दिए हैं वो उसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो दिया गया है वो याद करना पड़ेगा। तो बाल्जन प्राइज कब दिया गया है, 1983 में। दूसरा प्राइज इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का जो इंटरनेशनल प्राइज होता है वो भी इनको मिला है अर्नेस्ट मेयर को कब, 1994 में, मतलब 1994 में। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी कब मिला अर्नेस्ट मेयर को, 1994 में, 1994 में। एक और है कैफोर्ड प्राइज। कैफोर्ड प्राइज कब मिला, कब है हमारे पास, 1999 में। तो देखिए सीरियल से है, ईयर के हिसाब से याद कर लीजिए कि 1983 में कौन मिला था, बाल्जन प्राइज। 1994 में कौन मिला था, जो है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। और हमको 1999 में कौन मिला था, क्रैफोर्ड प्राइज मिला था। तो आप तीन याद रखिएगा, इन्हीं को कहता जाता है, यही तीनों हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन, क्राउन मीन्स मुकुट, ताज वाले, शीर्ष वाले, सबसे ऊपर वाले प्राइज हैं ये। और इनको किसको मिला था, ये तीन के तीनों मिला था अर्नेस्ट मायर को। ठीक, याद रखिएगा, बाल्जन प्राइज 1983, उसके बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 और 1999 मतलब 1999 में मिला था क्रैफोर्ड प्राइज। तो चलिए, ये हम लोग यहाँ तक पिछली क्लास में कर चुके थे, आपका रिवीजन भी हो गया। आज हम सीधे सीधे अपना चैप्टर जो है जो लिविंग वर्ड, इस पे मेन टॉपिक पे आते हैं। हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी सुनाएंगे भी, आपको एनसीईआरटी आपके एक्सप्लेन भी करेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप एनसीईआरटी लेके बैठिए। जो चीज़ आपको सही लगती है आप जो है उसको नोट कर लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसको प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर नोट करिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर जो है द लिविंग वर्ड, उसी पे हम चलते हैं और आपको सुनाते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड। जो हमारा ये लिविंग वर्ड है कितना आश्चर्यजनक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। हमारे पास जो वाइड रेंज, वाइड मीन्स बहुत ही प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे पास जो हैं लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। जो लिविंग टाइप हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं। अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक हैं। चलिए, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो आपसे पूछेंगे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्डिनरी मीन्स समान होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असामान्य, मतलब ही बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही असामान्य, बहुत ही भिन्न प्रकार की जो हैबिटेट्स होते हैं, वास स्थान होते हैं, वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब आइए देखिए, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट और हॉट स्प्रिंग लीव अस स्पीचलेस। ऐसी जगह जिनको हम बोल के बता नहीं सकते हैं, जिनकी जगह पे हम बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में हैं। और वहाँ पर भी क्या है, लिविंग पाए जाते हैं, वहाँ पे भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पे भी लाइफ, जीवन पाया जाता है। आप फिर से याद रखिए कि आपसे पूछेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स,
ना, विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स, तो हमको बताना है वेयर इज लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड। ये आपका क्वेश्चन होगा। देखिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स in which livings are found या लाइफ इज फाउंड। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन बनाया है, आपको क्वेश्चन ही पुटअप करना है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है। और विश्वास मानिए, जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन निकालना स्टार्ट कर देंगे, खुद से आपको क्वेश्चन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है और हमको इसका आंसर देना है, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। उस दिन से समझ में आएगा कि आपको आपकी बुक समझ में आ रही है। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपके पास बुक रहेगी तो बुक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर से वही लिखाएं, फिर से आपको हम नोट्स दें, आप तमाम कोचिंगों के नोट्स पढ़िए, स्कूल से पढ़िए, फिर यहाँ भी पढ़िए, हमसे भी पढ़िए, हर जगह पढ़िए, तो वो सब क्या है, जस्ट लाइक अ बिजनेस, आपको वही छाप के फिर से दिया जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, 100% एनसीईआरटी लीजिए, प्रोपोगंडा मत फैलाइए। आइए देखते हैं, तो हमारे पास है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच जो है वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का मतलब हम जीव जंतु पाए जाते हैं, जीवित जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है विच आर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच होता है लिविंग्स आर फाउंड, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स फाउंड। चलिए इसको पूरा नहीं लिखते हैं, तो आपको देखिए, आपको ये है तो हमको वो बताना है, उसके आंसर में हमको क्या बताना है। आपको ये स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, आपके सीबीएसई में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपका जो नीट का पेपर होगा उसमें देखिए कितने स्टेटमेंट्स आते हैं, केवल एक एक वर्ड्स नहीं आता, पूरे के पूरे स्टेटमेंट लिखे रहते हैं। आपको करेक्ट उसमें, इनकरेक्ट उसमें, मैचिंग पेयर्स जो है ये सब सेलेक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। कोल्ड माउंटेन्स हैं, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट ना, कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। और उसके बाद हम आते हैं ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक्स ना, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स हमारे पास हो गए। अब देखिए फ्रेश वाटर लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, और सबसे एक चीज और है डिजर्ट। क्या है, डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट एंड स्पीचलेस, स्पीचलेस प्लेस। हम यहाँ पे लिख दिए हैं स्पीचलेस प्लेस। याद रखिएगा कौन कौन से, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, और क्या, हॉट स्प्रिंग्स, और हमारे पास क्या है, डिजर्ट्स और स्पीचलेस हैबिटेट्स। कुछ स्थान ऐसे हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं, हम बता सकते भी नहीं, वो हमारे पास सारी की सारी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं। या आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स आर, तो आप क्या बताएंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स आर हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है कोल्ड माउंटेन्स, बार बार बोलते रहिए तभी होगा रिवीजन। कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट एंड स्पीचलेस हैबिटेट्स हमारे पास जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है। चलिए उम्मीद करते हैं जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वर्ड्स थोड़ा नहीं दिख रहे हैं तो बस 1-2 दिन की बात है, इसको हम बदल देने वाले हैं। आइए आगे देखते हैं। और प्लीज आप अपनी ये एनसीईआरटी में इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए और इनको रिंग मार लीजिए, क्योंकि अगर आपकी बात एक बार एनसीईआरटी में सब कुछ हो गया तो आपको बार बार किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम देखते हैं इन सब चीज़ को आप एनसीईआरटी में जरूर अंडरलाइन करिए। देखिए द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स आपको अंडरलाइन करना है। विच इज फाउंड, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो कौन कौन से हैं? कोल्ड माउंटेन्स है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ओशियंस है, फ्रेश वाटर लेक्स है, डिजर्ट है, हॉट स्प्रिंग एंड लीव अस स्पीचलेस। ऐसी भी जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बता नहीं सकते हैं, फिर भी वहाँ पे जीवन पाया जाता है, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। आते हैं द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स के बारे में आप जानते हैं। आप माइग्रेटिंग बर्ड्स, और जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं यहाँ से वहाँ तक जाती हैं, मौसम चेंज होने के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। द वैली ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की घाटी। द अटैकिंग शार्क इवॉल्व्स अवे एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। ना आपको शार्क देखिए ऊपर से नीचे तक जो है आती जाती रहती है, अटैकिंग होता है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, इकोलॉजिकल विभिन्नता एंड होता है कोऑपरेशन। हमको इकोलॉजिकल जो है विभिन्नता है, हमारे बारे में मतभेद है, इकोलॉजिकल जो लड़ाई होती है उसके बारे में, और कोऑपरेशन एमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक ही आबादी के एक ही जनसंख्या के लोगों के बीच जो थोड़ा मतभेद होता है और उनके बीच कोऑपरेशन, साथ साथ काम करने की जो इच्छा होती है, जो साथ साथ काम करते हैं, वो सभी हम लोग देखते हैं। एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी है उसके भी पॉपुलेशन में। और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड हमारे पास हमारी बॉडी में जो मॉलिकुलर ट्रैफिक्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में हैं, सेल्स है, सेल्स में क्या है? मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है ना, तमाम चीज़ें हैं। तो आपको वो साइटोलॉजी सेल थ्योरी में पढ़ाया जाएगा जब सेल पढ़ाने लगेंगे तो उनमें भी क्या है, तमाम तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, तमाम तरीके की जो है उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, मतभेद होते हैं, और तमाम चीज़ें साथ साथ फिर भी काम करते हैं। तो आपको पूरी एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है। आइए आगे पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी आर इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक्स। हम जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स मिलकर के सेल बनाते हैं उनमें भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इनसाइड इज लाइफ, इंडीड इज लाइफ ना, लाइफ क्या है? द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। पहली बात तो हमारे पास है दो अंतर्निहित क्वेश्चन आते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित। द क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है टेक्निकल, द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीइंग आंसर व्हाट, मतलब आंसर पूछता है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू नॉन लिविंग। लिविंग को नॉन लिविंग को कैसे अपोज करता है? आप नॉन लिविंग को लिविंग से कैसे जो है अलग करेंगे? आप जो है लिविंग को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें नॉन लिविंग में नहीं होता है, जो कि अपोज करता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज फिलोसफिकल होता है वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि लाइफ, जो पहला क्वेश्चन है वो टेक्निकल है, आपसे पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल है, दूसरा फिलोसफिकल। तो फिलोसफिकल हमको नहीं पढ़ना है, टेक्निकल हमको पढ़ना है। टेक्निकल का मतलब जो हम बता सकें भौतिक है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, और अपोज टू द नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग से कैसे अलग है। दूसरा है हमारे पास फिलोसफिकल, जिसमें वो बताते हैं कि पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो हमको ये बताना है। हम लोग इसमें नहीं देखेंगे कौन, फिलोसफिकल वाला। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास पहला ही आता है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। अब आपकी पहली और मेन हेडिंग स्टार्ट हो गई, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर तो पहले से स्टार्ट है, लिविंग। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है ना? किसमें लाइफ है, एक लिविंग क्या होता है, कैसे आप बताएंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। इसके लिए सबसे पहले हमको लिविंग के कैरेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा ना। जो लिविंग है वो क्या क्या करता है,
वो उसको हम कैरेक्टर को बता देंगे, कैरेक्टर को पहचान लेंगे तो जान जाएंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन है लिविंग है ना। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है तो आप क्या बताएंगे? उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टर को बताएंगे कि ये लक्षण लिविंग में पाया जाता है और ये लक्षण नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है ना। जैसे रफली अगर आपको बताएं तो जैसे हम लोग लिविंग हैं तो हम लोग लिविंग हैं तो लिविंग क्या क्या करता है ना, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। लिविंग में सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ। याद रखिएगा, लिविंग में क्या होता है? ग्रोथ। जो लिविंग है वो ग्रोथ करता है। अभी हम लोग बस ऐसे देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक को केवल देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास है कि लिविंग में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं ना कि रिप्रोडक्शन मतलब जनन करता है, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है, उसको जनन कहा जाता है। तो जो लिविंग है, जो जीवित चीज होती है, जिसमें जीव होता है ना, वो क्या क्या करता है? ग्रोथ करता है, मतलब वृद्धि करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब आप जानते हैं ना, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री में जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं वही हमारा मेटाबॉलिज्म है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। लाइफ टाइम हमेशा छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बैक्टीरिया ही हो, वायरस को नहीं कहेंगे क्योंकि वो अभी तक प्रूफ नहीं है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक। तो चाहे वो बैक्टीरिया ही हो, मेटाबॉलिज्म सब में होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक। हमारे पास आता है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स ना। एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स, हमारे पास क्या है कि वातावरण के हमको समझते हैं, वातावरण में कोई भी क्रियाकलाप होती है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको समझ जाते हैं और उसके रिस्पॉन्स में काम कर देते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पे मच्छर बैठा और खटाक से क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन आ गया कि पट्ट से उसको मारना है। आंधी चली, हमको पता चली एक दरवाजा खिड़की बंद करना है। इन्वायरमेंट, हम लोग इन्वायरमेंट को समझते हैं और उसके सापेक्ष में जो है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपना रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। आपको कोई बुलाए, आप ना बोलो तो कहते हैं अरे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, बोल ही नहीं रहे हैं कुछ ना। तो क्या करते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट को समझते हैं, इन्वायरमेंट का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसके में हम लोग भी रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे पास ये चीज़ें हो गई। और आपको देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म, इसको ऊपर रहना चाहिए था, आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए। आपसे पूछा जाएगा लिविंग क्या होता है तो उसमें आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में हम क्या करते हैं, यही बताते हैं कि क्या है, उसका क्या कैरेक्टर है। ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें एबिलिटी होती है सेंस समझने की, एनवायरनमेंट को समझने की, और उसके प्रति क्या है, हमको रिस्पॉन्स करने की। आइए और आगे देखते हैं। हमारे पास हो गया एबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू कम आवर माइंड इमीडिएटली इन यूनिक फीचर ऑफ लाइफ। और हमारे पास कुछ और भी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लाइफ में क्या होता है, लाइफ जो होती है, जो लिविंग होता है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये हमारे पास मेन कैरेक्टर्स थे, ठीक। उसके साथ साथ आते हैं क्या, सेल्फ
रिप्लीकेटिंग, खुद ही विभाजन करता है, खुद ही वृद्धि करता है। लाइफ जीवन, लिविंग खुद ही अपना विभाजन करता है और खुद ही क्या है रिप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे हमारी सेल्स देख लीजिए, हम ही देख लीजिए, आज एक हैं कल 2 होंगे। हमारे घर परिवार वालों को देखिए ना, साथ साथ हम क्या करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग करते हैं और सेल्फ इवॉल्विंग करते हैं। सेल्फ इवॉल्व वही आपका है इवोल्यूशन वाला, खुद से अपने आप को विकसित करते हैं, खुद से अपना आपका विकास होता है। और एक चीज और आपको बहुत ही अच्छा आपको रहेगा, यही लिख दे रहे हैं, इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड इमर्ज। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। द लिविंग वर्ड में पहला ही हम देखते हैं कि व्हाट इज लिविंग, आपकी एनसीईआरटी में पहले ही हेडिंग दी है व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो लिविंग को हम समझने के लिए बताया गया है कि लिविंग को समझने के लिए हम लिविंग के कैरेक्टर्स को देखेंगे कि लिविंग का कैरेक्टर्स क्या होता है। तो लिविंग के कैरेक्टर्स को हमने देख लिया कि जो लिविंग होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स ना कम आवर माइंड, उसके सापेक्ष में हमारे दिमाग में रिस्पॉन्स आता है, हम रिस्पॉन्स देते हैं। ये हमारे पास मेन हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म है हमारा। मेटाबॉलिज्म के बाद लाइफ इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है। और बता देते हैं लाइफ इज यूनिक है, लाइफ सेल्फ एडजस्टिंग भी होती है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहते हैं। हमारी बॉडी देखिए गर्मी या ठंडी में अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। और क्या है, लाइफ इज इंटरेक्ट एंड इमर्ज है। ये भी सारे के सारे क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको दे दिया जाएगा और मान लीजिए क्वेश्चन में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ability to sense environment na and response, self replicating, self evolving, self adjusting, interact and emerge। इतना आपको याद करना पड़ेगा कि सबके सब ये सब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग है। ठीक, ये कैरेक्टर्स लिविंग में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कैरेक्टर्स जो है नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते। आपको अभी तो अंतर ही देखना है लिविंग और नॉन लिविंग को। अब हम देखें कि लिविंग में ये चीजें पाई जाती हैं। अब नॉन लिविंग में देखना है कि क्या अब सीधे जब पढ़ेंगे ग्रोथ, सीधे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, तो देखेंगे ना कि कौन सा ऐसा है जो लिविंग में पाया जाता है लेकिन नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। जैसे आपका ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है, तो आप ये मत कहिएगा कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है। हाँ, लिविंग में होती है, ये लिविंग के कैरेक्टर हैं, लेकिन ये डिफाइन नहीं है अभी कि ये नॉन लिविंग के कैरेक्टर नहीं है। तो इसमें से कौन सा लिविंग का है, कौन सा नॉन लिविंग का ना, लिविंग के तो सब हैं, और कौन सा नॉन लिविंग का है ये देखना है, कौन सा नहीं है ये भी देखना है। तो आपको सीधे सीधे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आप सीधे बस याद कर लीजिएगा कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड होता है, रिस्पॉन्स करता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ इवॉल्विंग होता है, इंटरेक्ट एंड इमर्ज होता है, इमर्जेटिव होता है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है ग्रोथ। ठीक, चलिए, तो जिनको नोट करना होगा वो प्लीज नोट कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग हम लोग पढ़ चुके। आज का आप 2 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे लाइफ पाया जाता है, जहाँ पे लिविंग पाए जाते हैं। आपको पता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, कोल्ड माउंटेन्स है, ओशियन है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं हमारे पास ना, हॉट स्प्रिंग है, और क्या है स्पीचलेस, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे भी लिविंग्स पाए जाते हैं, वहाँ पे भी लाइफ पाए जाते हैं। आपका दूसरा हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, लिविंग के। तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले क्या आता है, वो ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स करता है। ठीक, मेटाबॉलिज्म करता है, सेल्फ इवॉल्विंग है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, इंटरेक्टिव होता है एंड इमर्जेटिव होता है, मतलब उसमें इंटरेक्शन और इमर्जेंसन होता है। चलिए, और हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ आप जो है
वीडियो को जो है लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी अच्छा होगा, तभी हम भी अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियोज़ हमारी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, उस पर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं और अब आगे का हम लोग जो है कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्रोथ। तब तक आप याद रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं लिविंग के। हम लोग आगे के टॉपिक में, आगे के लेक्चर्स में ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, वंदे मातरम।